आइए हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बीए, एमए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहा है और हमेशा यह प्रश्न आता रहता है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हम लोग सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के पहले एक भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इस विषय पर जाएंगे। 2-3-4 मिनट आप सुन ले इसकी भूमिका थोड़ी सी, उसके बाद इसका उद्भव और विकास कैसे कैसे क्या हुआ ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं, भाषा विज्ञान के जो विद्यार्थी रहे होंगे, भाषा विज्ञान को यदि थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो वो इस बात को समझते होंगे कि जो भारतीय आर्य भाषा रहे हैं उससे हिंदी कब अलग हुई। यह एक विवादास्पद विषय रहा है कि भारतीय आर्य भाषा जो रहे उससे हिंदी कब अलग हुई। यह हमेशा एक विवादास्पद विषय रहा है। मध्यकाल में जो आर्य भाषा के ग्रंथ लिखे जाते थे वह मुख्य रूप से 15वीं-16वीं शताब्दी तक लिखे जाते रहे। कुछ रचनाएं तो ऐसी रही है जो 1000 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। हम लोग अभी उस विषय पर नहीं आ रहे हैं, हिंदी भाषा की उद्भव और विकास पर नहीं आ रहे हैं। एक थोड़ी सी भूमिका को केवल हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषा से हिंदी कब अलग हुई। यह एक विवाद का विषय रहा है। फिर मध्यकाल में जो भारतीय आर्य भाषा के ग्रंथ लिखे जाते रहे वो 15वीं-16वीं शताब्दी तक लिखी जाती रही है। फिर 1000 ईस्वी के आसपास भी कुछ साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती रही है जिसे अपभ्रंश से कुछ अलग लोग मानने लगे, जिसे अपभ्रंश के शब्द या अपभ्रंश की भाषाओं से कुछ अलग मानने लगे हैं और इसे ही विद्वानों ने एक शब्द दिया है, नई भाषा। इस प्रकार से के शब्दों के माध्यम से जो रचनाकार रचना करते गए हैं वह शब्द हो गया नई भाषा। भाषा विज्ञान के लोग इसको क्या नाम दे दिए, नई भाषा। प्रसिद्ध विद्वान है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। उन्होंने तो लिखा है कि 782 ईस्वी से पूर्वी हिंदी बोली जाने लगी थी। 782 ईस्वी से पूर्वी हिंदी बोली जाने लगी थी और महान प्रसिद्ध कवि सरहप्पा का समय भी यही रहा है। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे हिंदी भाषा की उद्भव और विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सरहप्पा के पदों में भी हिंदी भाषा का थोड़ा उच्च उद्भव दिखने लगता है। एक और भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उन्होंने तो कहा है कि हेमचंद एक बहुत बड़े भाषा के रचनाकार रहे हैं जिनका अपभ्रंश का व्याकरण रहा है शब्दानुशासन। आप लोग भी नाम सुने होंगे। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उन्होंने कहा है कि हेमचंद के समय से पूर्व हिंदी का विकास होने लगा था और चंदवरदाई के समय तक उसका रूप स्थिर हो गया। यहाँ नोट करिएगा कि हेमचंद के समय से पूर्व यानी हेमचंद जो शब्दानुशासन लिखे हैं उनका जो समय रहा उसके पूर्व हिंदी का विकास होने लगा था और चंदवरदाई के समय तक उसका रूप स्थिर होने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये हेमचंद का समय कब रहा। तो हेमचंद ने अपभ्रंश का जो व्याकरण लिखा था वो 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा था। उन्होंने उदाहरण के रूप में जो पंक्तियां लिखी है उसमें से एक नई भाषा का फिर पता चलता है। आगे चलकर यही भाषा हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हेमचंद की जो पंक्ति है उस पंक्ति को आप लोग सुनेंगे। लिखते हैं वो, भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु लज्जय तू वैसे यह जई मगधा घर अंतु। हिंदी का धीरे धीरे उद्भव प्रारंभ होता है यहाँ से। क्या पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु लज्जय तू वैसे यह जई मगधा घर अंतु। उसी काल की एक रचना में लिखा हुआ है, उत्ते जाए कवन गुण अवगुण कवन मुएण जो भक्ति की घूमड़ी चंपी जय अवरे।
इसमें अपभ्रंश का भी मिश्रण मिलता है और एक नई भाषा का प्रारंभ होने लगता है। और हेमचंद ने इन दोनों को अपने व्याकरण में भी स्थान दिया है, उनका जो शब्दानुशासन व्याकरण उसमें स्थान दिया है। इसके माध्यम से हम लोग यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल से हिंदी भाषा का विकास धीरे धीरे होने लगा और हेमचंद ने इन दोनों पदों को अपनी रचना में स्थान देकर हिंदी के प्रारंभ होने की एक प्रकार से घोषणा कर देते हैं। एक है प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वर्मा, जो हिंदी के विकास को 1300 ईस्वी से स्वीकार करते हैं और वे हिंदी के विकास को 3 कालों में विभक्त करके देखते हैं। 3 कालों में वो विभक्त करके देखते हैं। प्राचीन काल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की बात हो रही है यहाँ। किनके अनुसार? धीरेन्द्र नाथ वर्मा के अनुसार प्राचीन काल 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल को 1500 से 1800 ईस्वी तक रखते हैं और आधुनिक काल को 1800 से अब तक को रखते हैं कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिंदी का उद्भव हुआ। जैसा कि हम लोग हिंदी शब्द हम लोग के पास जो आता है हिंदी, तो हिंदी कहने का तात्पर्य है कि अभी हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हम लोग धीरेन्द्र नाथ वर्मा का जो कार्यकाल है, उनके कार्यकाल के आधार पर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है उनका कार्यकाल? प्राचीन काल के 1000 से 1500 ईस्वी तक। तो हिंदी भाषा के प्राचीन काल के जो साहित्यिक स्रोत मिलते आ रहे, उनका मुख्य आधार है वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी योग, इनका साहित्य, क्योंकि इस समय में सिद्धों नाथों का भी ज़्यादा योगदान रहा है। प्रारंभ में यह साहित्य जो है वो लुप्त हो चुका था। हम लोग तो यह भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे रचनाकार प्राचीन काल के रहे हैं, उनके साहित्य अभी भी मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त की जाती रही है। ऐसे ऐसे चर्चाएं हमेशा होती रहती है। तो इनकी रचनाएं भी, इनका साहित्य भी लुप्त हो चुका था, लेकिन पीताम्बर दत्त बड़थवाल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रयासों से इनके साहित्यों को खोजा गया। इस काल में भाषा का एक विश्लेषण करने का एक और आधार हम लोग को मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक पुस्तक है पुरानी हिंदी, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित की गई थी। इसमें भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास के लिए बहुत सारे आधार स्रोत मिल जाते हैं। फिर जो सिद्धों चारणों की रचनाएं हैं, सिद्धों नाथों की रचनाएं जो हैं, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या नाम देते हैं? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम देते हैं। इस काल की भाषा के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि कुछ भक्तिपरक रचनाएं भी इसमें लिखी गई होंगी और भी रचनाएं लिखी गई होंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ये विषय से विषयांतर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो उद्भव और विकास हुआ है वो सीधे सीधे एक सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल और उद्भव और विकास चलता नहीं गया है। हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल की भाषा के अध्ययन से स्पष्ट हो जा रहा है कि हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा है। हिंदी भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा है। हिंदी भाषा बिल्कुल पूर्ण प्रारंभ में नहीं रहा और इसी काल को शैशव काल के नाम से कहा जाता है। जो चारणों की रचनाएं होती थी, सिद्धों की रचनाएं होती थी, इस काल को हम लोग शैशव काल के नाम से जानते थे और इसमें धीरे धीरे हिंदी का स्वाभाविक विकास होता रहा। यह प्रक्रिया चलती रही और फिर क्या होता गया कि जैनों की जो रचनाएं हो गई, हेमचंद की रचनाएं जो हो गई,
इनके माध्यम से हिंदी धीरे धीरे और प्रगति करने लगी। जैनों के माध्यम से, सिद्धों के माध्यम से, नाथों के माध्यम से, लेकिन इनका भी आधार हेमचंद की रचना हो गई। हम लोग धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद इसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो संस्कृत के शब्द होते थे, उन संस्कृतों के शब्दों का भी आभास हम लोगों को इन रचनाओं में मिलने लगा। लोग कहने लगे कि सभी बोलियों से जन भाषा अधिक मधुर होती है। जन भाषा जो आम बोलचाल, आम जनता की भाषा हो गई। भाषा वैज्ञानिकों को इसमें और भी शोध का विषय मिलने लगा और शोध के अंतर्गत उन्हें यह आभास होता गया कि जो संस्कृत के विभक्ति चिन्ह रहते थे और जो अपभ्रंश के जो चिन्ह रहते थे, दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होने लगे और इसी के कारण संस्कृत के जो तत्सम शब्द रहे हैं उसका प्रयोग प्रारंभ होने लगा। अपभ्रंश में जो अ और औ शब्द होते थे वो लुप्त होते गए और हिंदी में इसका प्रारंभ हो गया। अपभ्रंश में बहुत सारे व्यंजन थे, वो इसमें लुप्त होते गए और हिंदी में प्रारंभ होने लगा। संस्कृत में हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग पढ़ते थे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि प्राकृत में भी यही स्थिति बनी रही। प्राकृत में भी इन्हीं लिंगों का प्रयोग होता था। अपभ्रंश में लिंगों की स्थिति स्पष्ट नहीं मिली है। अच्छा, उसके बाद फिर आप हिंदी में जब आएंगे तो हिंदी में क्या होता है, नपुंसक लिंग लुप्त हो गया। हम लोग हिंदी में सीधे सीधे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ने लगे। ऐसे ही प्राचीन हिंदी में विदेशी शब्दों का प्रयोग होने लगा। अरबी, फारसी, तुर्की, ये सब का प्रयोग होने लगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यही प्राचीन हिंदी की स्थिति थी। मुगल कालीन आक्रमणों से देश प्रभावित हुआ, साहित्य भी प्रभावित हुआ। इसके चलते हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की का समावेश इसमें होने लगा। उसके बाद का जो काल आता है वो मध्यकालीन काल आता है, जो है 1500 से 1800 ईस्वी तक। अब इस काल को थोड़ा समझिए कि 1500 से 1800 ईस्वी तक साहित्यकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की भी संज्ञा दी है। इस समय पूरा देश मुगलों के अधीन था। केवल दक्षिण के कुछ राज्य थे जो स्वतंत्र थे, लेकिन वो भी किसी न किसी प्रकार से वो सत्ता से प्रभावित होते रहते थे। हम लोग मध्यकाल में जो देखते हैं कि मध्यकाल में जो भाषा की स्थिति रही है 1500 से 1800 ईस्वी तक में से, उसमें ब्रज भाषा और अवधी, ये दो भाषाएं प्रमुखता से प्रयोग में आती थी। दोनों साहित्यिक भाषाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखे जाते रहे। तुलसी, जायसी, सूर, कबीर, मतीराम, देव, पद्माकर जैसे कवि इसी काल की देन है। और भाषात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस युग में अवधी की अपेक्षा ब्रज भाषा ज़्यादा लोकप्रिय रही है। इसमें ढेर सारे साहित्य ग्रंथ लिखे गए। उसमें खड़ी बोली जो हिंदी है वो सर्वसाधारण की भाषा थी। हिंदी को दिल्ली, मेरठ के आसपास के लोग बोलते थे। हम लोग मध्यकाल की अभी चर्चा कर रहे हैं। हिंदी को दिल्ली, मेरठ के आसपास के लोग बोलते थे। यहाँ तक कि जो और भी बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, बिहार की भोजपुरी, मैथिली आदि जो बोलियां हैं, इनका एक व्यवहार क्षेत्र भी है, वह भी धीरे धीरे प्रारंभ होने लगा। और मध्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि हिंदी, फारसी, अरबी से प्रभावित एक भिन्न भाषा का निर्माण हुआ जिसे उर्दू के नाम से जानते हैं। यही उर्दू उस समय की प्रशासन की भाषा थी मुगलों के समय में। फिर आगे थोड़ा सा बढ़िए, मध्यकालीन हिंदी में और क्या उपलब्धि रही है कि तुलसी, जायसी, सूर जैसे महान कवि हुए जिनकी रचनाएं विश्व के महान साहित्यकारों की रचनाओं के साथ
रखी जाती है। और तुलसी उस युग के सबसे बड़े कवि रहे। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ रहा है। मध्यकालीन हिंदी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस भाषा पर अपभ्रंश का भी प्रभाव समाप्त हो गया। मध्यकाल में अपभ्रंश का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब हम लोग अपभ्रंश की अपेक्षा मध्यकाल में तत्सम शब्दों के प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। भाषा परिष्कृत और साहित्य के उपयुक्त बनने लगी। भाषा जो है वो परिष्कृत और साहित्य के उपयुक्त धीरे धीरे बनने लगी। उसमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग होने लगा और विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की जैसे लगभग 6000 शब्द उसी समय में मध्यकाल में ही स्वीकृत हो चुके थे, यानी वो आ चुके थे। और ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग से विदेशी ध्वनियाँ जो हैं वो हिंदी में व्यवहृत होने लगे। जो विदेशी जो ध्वनियाँ हैं वो हिंदी में भी प्रयोग में आने लगे। इस परिस्थिति में नए रूप का सूत्रपात हुआ। नए रूपों का सूत्रपात हुआ, फिर हिंदी भाषा आधुनिक काल से जाना जाने लगा। और अब हम लोग धीरे से उसके बाद फिर इसमें आधुनिक काल को देखते हैं। जो आधुनिक काल का समय आता है 1800 से अब तक का। आधुनिक काल का समय 1800 से अब तक का, यानी कि यह जो काल चल रहा है सो यह इस काल नए नए परिवर्तनों का काल था। इसमें नए नए प्रयोग होने लगे। अवधी भारतवासियों का सबसे प्रचलित भाषा रही है। इसमें ज्ञान विज्ञान की नई नई वास्तविकताओं का पता चलता है। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। 1806 में अवध पर कब्जा किया गया। आप इतिहास भी देखिए। बंगाल का 1757 में प्लासी के युद्ध में अधीन हो गया। 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ। ये सामाजिक घटनाएं भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दी हैं। दिल्ली राजधानी हुई। साहित्य में 19वीं शताब्दी में पद्य की भाषा ब्रज भाषा रही थी। खड़ी बोली का व्यवहार गद्य लेखन में केवल होता था। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का उपयोग गद्य लेखन में होता था, पद्य में यानी कविताओं में कम होता था। भारतीय आधुनिक काल की यही स्थिति थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में नवजागरण का जो काल आया, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे अधिक उभर कर आए हैं, उस समय इनके प्रभाव से खड़ी बोली का साहित्य धीरे धीरे निर्मित होने लगा, बनने लगा और ब्रज भाषा का प्रभाव समाप्त होने लगा। खड़ी बोली में गद्य और पद्य विकसित होने लगी, यह भाषा बनी। फिर द्विवेदी युग में भी व्याकरण के द्वारा इसका स्वरूप निर्मित होने लगा, बनने लगा। अब इससे और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तत्कालीन साहित्यकारों ने अपना अपना योगदान देकर खड़ी बोली हिंदी के विकास को गति दी। नई शिक्षा नीति, व्याकरण, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस, सिनेमा, शासन, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से हिंदी भाषा में कुछ नई ध्वनियों का भी समावेश होने लगा। जैसे हम लोग कहते हैं अ, ए, ओ, ये सब, जैसे कॉलेज, ये सब जो शब्द है ना, वो शब्द हिंदी में भी धीरे धीरे आने लगे। कॉलेज, अ की मात्रा जो होता है, ऐसे ऐसे शब्द हिंदी में आने लगा। फिर मध्यकाल में हम लोग क्या हुआ, क, ख, ग, च जैसे ध्वनि का जो प्रारंभ हुआ वह धीरे धीरे इस युग में समाप्त हो गया। क, ख का मतलब क, ख समाप्त नहीं हुआ। जो हम लोग नुक्ता के शब्दों का प्रयोग जो करते हैं उर्दू के मुख्य रूप से शब्दों, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अंग्रेजी के ढेर सारे शब्दों का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार हिंदी देश की एक महत्वपूर्ण भाषा बनी। भारतीय संविधान में इसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और यह राष्ट्रभाषा का भविष्य में हकदार बना। लेकिन एक बात का और ध्यान देंगे कि जो ध्वनियों का प्रचलन रहा हिंदी में, वह उर्दू का प्रभाव से, अंग्रेजी के अक्षरों के प्रभाव से जो हुआ वह धीरे धीरे अपना एक स्वरूप विस्तार करने लगा हिंदी, और तब जाकर के हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा का उद्भव विकास मुख्य रूप से यही हुआ। एक संक्षेप में मैंने इसको रखने का प्रयास किया हूँ। धन्यवाद।